दोस्तों नमस्कार। हम 71 बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे अवसंरचना पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इससे जुड़े हुए सारी चीज़ों को देखेंगे। दोस्तों से पहले यदि 71 बीपीएससी मेंस की तैयारी एडवांस करना है तो आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 4000 है। 83 73 98 49 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये जानिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। जो बुनियादी अवसंरचना होता है वह अर्थव्यवस्था का रीढ़ होता है, जो अर्थव्यवस्था में कनेक्टिविटी, व्यापार और समग्र जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। अर्थव्यवस्था के वर्तमान और भावी विकास का आधार ही जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। बिना सड़कें, पुल, पुलिया, रोड, ट्रेन, हवाई जहाज, जल परिवहन, इंटरनेट, डेटा या पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, इसके बिना कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। सब चीज इसी पे निर्भर है। हम यहाँ पे खड़ा है तो एक रूम में है, भवन है, इसमें टाइल्स लगा है, फर्श बना है, पंखा बना हुआ है। अब ये सब नहीं बनेगा तो कैसे हम रहेंगे? जंगल में लोग रहेगा। कपड़ा है, कपड़ा का उत्पादन ऐसे नहीं होता है, इसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। कहीं उत्पादन हो रहा है तो हमारे तक तो पहुंचना चाहिए ना। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमाल है। तो भूमिका लिख दीजिएगा जो बोल दिए पहले। इंफ्रास्ट्रक्चर के कई प्रकार है, हम एक एक करके देखेंगे। सबसे बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो सड़क, रेल, जल, बंदरगाह, वायु और ऊर्जा, ये भौतिक अवसंरचना में शामिल किए जाते हैं। ये कनेक्टिविटी जो है प्रदान करता है। आप जो देख रहे हैं कनेक्टिविटी जो है, आप सड़क, रेल, जल, बंदरगाह, वायु परिवहन, इसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप जाते हैं। समझ रहे हैं? ये भौतिक और ऊर्जा सबका आधार है। चलने के लिए वाहन की ऊर्जा ही जरूरत होती है। डिजिटल अवसंरचना होता है जिसमें आधार है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, डेटा है। ये डिजिटल अवसंरचना हो गया। और एक है सामाजिक अवसंरचना, जल आपूर्ति, स्वच्छता, सीवेज, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास। इसी आधार पे पूरी अर्थव्यवस्था निर्मित होती है। अर्थव्यवस्था का विकास इसी, मान लीजिए किसी के पास कौशल विकास नहीं है तो मोबाइल इंटरनेट कैसे चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। जल नहीं है तो जीवन कैसे हो पाएगा? शिक्षा नहीं है तो आप काम कैसे कर पाएंगे? अगर बीमार रहेंगे तो आप काम क्या कर पाएंगे? और सड़क, रेल, जल परिवहन नहीं रहेगा तो लोगों की मोबिलिटी नहीं होगी, सामाजिक जगह से दूसरे स्थान पे नहीं आएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ये टाइप्स है, इसको ध्यान में रखना है। इससे उससे में भी समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या महत्व है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, अर्थव्यवस्था में वर्तमान और भावी विकास का आधार स्तंभ होता है। देश कितना आगे विकास करेगा यह निर्भर करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। बुलेट ट्रेन है कि नहीं, रेल अच्छी है कि नहीं, सड़कें अच्छी है कि नहीं, क्योंकि सब तो इसी पे निर्भर है। अब यह इसी के माध्यम से तो सामान एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, लोग एक जगह से दूसरे स्थान पे जाता है, चाहे काम करने हो या इलाज कराने हो या पढ़ने या किसी अन्य पर्पज से। और इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थव्यवस्था में उन क्रियाओं को निर्मित करता है जिस पर आर्थिक ढांचा निर्भर करती है। आर्थिक ढांचा, और इंफ्रास्ट्रक्चर से ही सड़क बनेगा तो क्या होगा? गिट्टी, बालू, सीमेंट। ऊर्जा के लिए विभिन्न संसाधन, तो ऊर्जा के जो विभिन्न पैनल है वो सब उत्पादन होगा। बंदरगाह है, जल परिवहन के लिए तो शिपमेंट बनेगा। शिपमेंट बनेगा कि नहीं? अब इंटरनेट बन गया है तो कंप्यूटर, टैबलेट ये सब चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए। तो ये अर्थव्यवस्था की क्रिया निर्मित होता है। अब वायु परिवहन है तो वायु परिवहन तो जहाज बनना चाहिए ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि उत्पादन केंद्रों, अब कृषि का खेत में उत्पादन हो रहा है तो उस उत्पादन को बाजार, वितरण केंद्र, उपभोक्ता को जोड़ता है। ये जो सड़क, रेल परिवहन, वायु परिवहन होता है यही नहीं इंटीग्रेट करता है। मान लीजिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये पेन है, ये पेन बना होगा, मान लीजिए कहीं भी बना होगा, तो बना होगा वहां से वितरण कहीं और हुआ होगा और हमको मिला है, हमको कनेक्ट कर रहा है। तो
इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, जो परिवहन व्यवस्था होता है वह उपभोक्ता केंद्र, उत्पादन केंद्र और वितरण केंद्र को आपस में इंटीग्रेट जोड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रोजगार का सृजन करता है। अब रोजगार, सड़क, पुल, पुलिया, जहाज का बनेगा, इस दौरान लोगों को रोजगार मिलेगा, आय बढ़ेगी, गरीबी दूर होगा लोगों का। साथ ही साथ औद्योगिकरण करता है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड होगा, सड़क, पुल, पुलिया, सब सूचना प्रौद्योगिकी, इस सब का विकास अगर होगा तो ऑटोमेटिक इस सब को विकास करने के लिए औद्योगिकरण होने लगता है, उद्योग धंधों की स्थापना होने लगती है। उसके बाद कनेक्टिविटी, यह वस्तु, सेवा, लोगों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। और तीव्र, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं तो इसी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। और परिवहन साधनों की आय होती है और यह अर्थव्यवस्था को एकीकरण करता है, पूरी अर्थव्यवस्था को जोड़ता है। अब नेशनल हाईवे 2 या नेशनल हाईवे 7 कहाँ से कहाँ जोड़े हुआ है भारत को। अब दिल्ली, कोलकाता, अमृतसर जो है औद्योगिक गलियारा सीधे पंजाब को जोड़ दिया है कलकत्ता से। और इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना क्या करता है, शहरीकरण, नगरीकरण को प्रोत्साहित करता है। और आप पिछले क्षेत्र में बुनियादी ढांचा मजबूत कर दीजिएगा, वो पिछड़ेपन दूर हो जाएगा। सड़क, पुल, पुलिया, जहाज, ये सब बना दीजिए। सड़क, पुल, पुलिया, रेल, दूरसंचार, इस सब का विस्तार कर दीजिएगा, पिछड़ेपन दूर हो जाएगा। और इससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है व्यापार, इसी से व्यापार बढ़ता है। अगर अच्छी अर्थव्यवस्था है तो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, निर्यात को बढ़ावा मिलता है, व्यापार। अब इसी से वस्तु एक जगह से दूसरे स्थान पे जाता है तो व्यापार को बढ़ावा मिलता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व है, समझ रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे अवसंरचना के लिए हाल में क्या सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की हाल में पूंजीगत व्यय में काफी वृद्धि किया है। जब पूंजीगत व्यय में वृद्धि करेंगे तो निश्चित रूप से सड़कें, बुनियादी ढांचा का विकास होता है। और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, यह जो है देश में 11 औद्योगिक गलियारा का विकास किया जा रहा है। और इसमें 12 औद्योगिक नोड शहर की मंजूरी भी हाल ही में सरकार द्वारा दी गई है। इस औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है निर्बाध कनेक्टिविटी, औद्योगिकरण, शहरीकरण, निर्यात को बढ़ावा देना, लोगों की समग्र जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। इसके माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। उसके बाद एक पीएम गति शक्ति है, यह जो है 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। भास्कर इंस्टीट्यूट अहमदाबाद द्वारा इसका विकास किया गया है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये 7 इंजनों से संचालित है, यानी सड़क, जहाज, रेल, ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जोड़ता है। और इसके माध्यम से क्या होता है कि यह इंटीग्रेटेड रूप से काम करता है। मान लीजिए पहले क्या होता था कि सड़क बन जाता था, लेकिन उसमें जल निकासी के लिए जो है नाला बनाने के लिए फिर उसको खोदना पड़ता था, सड़क को दूर से केबल बिछाने के लिए खोजना पड़ता था। तो इससे दोहरा जो है काम होता था, खर्च बढ़ जाती थी। लेकिन अब क्या है कि मान लीजिए सड़क बन रहा है तो एक ही साथ जो है उस पर केबल भी बन बिछेगा, जल निकासी की व्यवस्था होगा, पौधा रोपण होगा। तो इसके माध्यम से जो है परियोजना में तेजी आएगा, क्रियान्वयन में तेजी आएगा, समझ रहे हैं। समय की बर्बादी कम होगी, संसाधन की बर्बादी कम होगी। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन है, सरकार राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की घोषणा किया है। इसके तहत क्या है कि सार्वजनिक, इसका उद्देश्य है निजी निवेश का उपयोग करना। बहुत सारे सार्वजनिक उद्यम है जो अप्रयुक्त है, काम में नहीं है या घाटा में चल रहा है। तो सरकार इस पाइपलाइन के तहत क्या कर रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ कंपनियों को निजी क्षेत्र को पट्टे पर दे रही है, किराए पर दे रही है या बेचेगी ही कुछ निश्चित वर्षों के लिए, समझ रहे हैं, पट्टे पर दे रही है, बेच नहीं रही है, पट्टे पर दे रही है, ताकि निजी क्षेत्र से जो पैसा आए उस इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना में हम खर्च कर सके, सड़क, पुल, पुलिया का विकास कर सके, बंदरगाह का विकास कर सके। एक राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन है, इसके तहत जो है सरकार, यह अवसंरचना पाइपलाइन के तहत राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र और भारत सरकार के सभी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को एक जोड़ता है, इंटीग्रेटेड करता है, समझ रहे हैं। और इसके माध्यम से इसका उद्देश्य है इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाना
और निवेश को जो है बढ़ावा देना। तो ये स्थिति है। उसके बाद जो है भारत में वस्तुओं को यहाँ से वहाँ ले जाने में, एक स्थान से दूसरी जगह ले जाने में लागत अधिक होती है। विश्व के देशों की तुलना में, विकसित देशों की तुलना में यहाँ लॉजिस्टिक लागत अधिक है, क्योंकि परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं या लाद रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि भारत में महंगाई बढ़ जाती है। एक स्थान से दूसरी जगह ले जाएंगे तो किराया ज़्यादा लगेगा, तो महंगा वस्तु का दाम बढ़ जाता है। इससे निर्यात, वैश्विक बाजार में भारत की निर्यात क्षमता पर भी असर पड़ता है। निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर होती है। सरकार उसको दूर करने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति लागू की है 2022 से। भारत माला कार्यक्रम, सागर माला कार्यक्रम के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके बाद सरकार हाल में 4 लेनों से अधिक के सड़कों के विकास पर अधिक जोर दे रही है। पीपीपी मॉडल के तहत क्या होता है कि कोई सड़क बन रहा है तो सरकार के पास इतना पैसा नहीं हो पाता है कि वह अकेले जो है करे, समझ रहे हैं, उसको खर्च भी करे, बनाए, मेंटेन करे। तो सरकार पीपीपी मॉडल के तहत क्या करती है कि निजी क्षेत्र का सहयोग लेती है, और इसमें पीपीपी मॉडल के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र दोनों मिलकर सड़क, पुल, पुलिया, ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं को क्रियान्वयन करता है। इसमें कई मॉडल है, बोट मॉडल है, जिसमें क्या होता है कि सरकार निजी क्षेत्र को दे दिया, निजी क्षेत्र उसको बनाएगा, क्रियान्वयन करेगा, एक समय के बाद सरकार को सौंप देता है। एक टोल टैक्स है, तो ये भी पीपी मॉडल के तहत ही है। उसके बाद सरकार भारत के जितने रेलवे स्टेशन है उसमें अमृत भारत स्टेशन के तहत कुछ चुनिंदा रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार कर रही है। सरकार 4 धाम विकास योजना शुरू किया है, 4 धाम को जोड़ने वाले। तो इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए तमाम सरकार प्रयास किया है। अब आपको क्या करना है कि सब के बारे में 100 शब्द लिख दिया गया है। आप क्या करना है इसके बारे में पीडीएफ से देख लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, 40-50 पॉइंट याद रखिएगा, हो जाएगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना में क्या चुनौती है, तो सबसे बड़ा चुनौती है भूमि अधिग्रहण। भारत में जो सड़क, पुल, पुलिया जो बनता है उसमें, या बुलेट ट्रेन का निर्माण हो रहा है या एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, उसमें भूमि अधिग्रहण की बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत में भूमि की कमी है और भूमि पर जनसंख्या का दबाव पहले से अधिक है। इसलिए अगर नई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना, ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार अगर भूमि अधिग्रहण करती है तो उनमें तमाम पेचीदगी हो जाती है और काफी विलंब हो जाता है। अभी अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा है भूमि अधिग्रहण रहा है, जिस कारण लगातार विलंब हो रहा है। और वित्त पोषण, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास के लिए संसाधन की कमी है, संसाधन की कमी है, एक बड़ा चुनौती है। और प्रौद्योगिकी कमी, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जो डिजाइन, रख रखाव और संचालक मानक होता है उसमें टेक्नोलॉजी का जो है थोड़ा सा टेक्नोलॉजी संबंधी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अपर्याप्त मानव संसाधन, अब देखिए भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए कुशल कामगारों की कमी है, जैसे कि सिविल इंजीनियरों की, जो बड़े पैमाने पर सिविल, गुणवत्तापूर्ण सिविल इंजीनियर होनी चाहिए, तकनीशियन होनी चाहिए, इस सब की कमी है। और सार्वजनिक समर्थन का, हाल के वर्षों में सामाजिक अवसंरचना में जो सड़क, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, पेयजल, स्वच्छता, इसमें सरकार के व्यय कम हुआ है। इससे क्या हुआ है कि सार्वजनिक अवसंरचना की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। पीपीपी मॉडल में क्या है कि पीपीपी मॉडल में सरकार और निजी क्षेत्र के बीच जो है समझौता हो जाता है, लेकिन इसके बाद निजी क्षेत्र जो है क्या है, मानक अनुरूप काम नहीं करता है और इसमें जो है विवाद जो है लंबा खिंचता चला जाता है। महंगाई के कारण क्या हुआ है कि अगर कोई परियोजना बन रहा है और महंगाई बढ़ गया, परियोजना में देरी हो रहा है, तो उसको एस्टिमेट शुरुआत में बना दिया गया है, मान लीजिए 100 करोड़ का, अब पता चलता है 5 साल में 200 करोड़ हो गया है, तो एस्टिमेट तो 100 करोड़ का है, अब बढ़ गया 200 करोड़, क्योंकि सामान का दाम 5 साल में बढ़ेगा। इसके कारण परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब होता है और कई बार न्यायिक देरी हो जाती है पर्यावरण मंजूरी को लेकर, भूमि अधिग्रहण को लेकर, इसलिए परियोजना ठप पड़ जाता है, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई में देरी होती है। तो ये सभी चुनौती है, समझ रहे। इसके बावजूद भी हाल के वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, जो भारत के 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने में
महत्वपूर्ण योगदान किया। तो इसको देखिएगा, अब बाकी पीडीएफ पढ़िएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बता दिए हैं, उसको देख लीजिएगा।